हो गया। ओके बच्चों, अब हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। द चैप्टर नेम इज अगेन आपके सामने है, जो बच्चों हम लोग ने पिछले टर्न पे किया था। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्लास 10 सीबीएसई एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप रेडी हो जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है उसको आप जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों लिखा हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप पेरीमीटर जानते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितनी भी साइड्स आपको दिखाई दे रही होती हैं उनका सम अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चों जैसा कि आप समझते हैं, जो साइड लेंथ में बड़ी होती है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइड लेंथ में छोटी होती है उसको ब्रेथ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी बच्चों आपकी ट्रीट होगी एज अ लेंथ की तरह, और बीसी आपकी ट्रीट होगी एज अ ब्रेथ की तरह। ठीक है बच्चों। तो बच्चा लिखा है यहाँ पे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे विड्थ तो को पता नहीं है, लेकिन ये कह रहा है जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, लेकिन विड्थ तो हमको पता ही नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेट कर लेंगे जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, x। तो आप लिख लीजिए लेट द विड्थ width of rectangular garden कितनी है वो, x। कितनी है, x मीटर। विथ अगर x है तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विथ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x+4। ये हो गया बच्चों आपका लेंथ, और ये हो गई आपकी ब्रेथ। तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर लिखा है क्वेश्चन में, जब आप लेंथ ब्रेथ निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। क्वेश्चन में लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि अब आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर निकालना। तो बच्चों पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, सारी साइड्स का सम, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये बच्चों आपका पेरीमीटर कहलाएगा। तो बच्चों रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी कि x+4 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स। तो बच्चों इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल लेंगे। x x x x 4 बार आया तो 4x हो जाएगा, और 4 और 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये पेरीमीटर हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन में लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि ये जो आपने पेरीमीटर निकाला है बच्चों, आप उसका आधा कर दीजिए। ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, इज 36। क्या लिखा है, इज 36। बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। आप दोबारा एक बार समझना चाहते हैं तो दोबारा समझ लीजिए। बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रेक्टेंगल पेरीमीटर का आधा लेना है। ठीक है ना, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का आधा लेना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अभी आपने निकाला, क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेथ पता है तो आपने पेरीमीटर निकाला, और आपने उस पेरीमीटर का जब आधा किया तो वो आपको वैल्यू गिवन है बच्चों 36। तो वो वैल्यू आपने 36 के इक्वल कर दी। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो 36 2 जा कितना होता है, 72 होता है। तो बच्चों ये कितना आ गया, 4x इज इक्वल टू 72 माइनस 8। और 72 माइनस 8 बेटा रोमन क्या होता है, 72 माइनस 8 कितना हो बेटा, 64। बहुत बढ़िया जवाब। यानी x इज इक्वल टू 64 अपॉन 4, यानी कि 4 या 4 4 6 24। तो रोमन आप समझ गए कि इसकी जो ब्रेथ है वो आप निकाल चुके हैं, क्योंकि ब्रेथ बच्चों आपकी x थी और वो आ गई है 16 मीटर। और जो बच्चों लेंथ है वो भी आप निकाल चुके हैं, लेंथ यानी कि l, जो कि जिसको आप l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है x+4 है, यानी कि 16+4 यानी कि 20 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया। क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हैं, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है
कि आपके पास एक गार्डन है, उसका शेप रेक्टेंगुलर है, उसकी हमें विड्थ नहीं पता है लेकिन लेंथ पता है कि विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो मैंने विड्थ को x सेलेक्ट कर लिया, तो लेंथ हो गई x+4। फिर मैंने उसका पेरीमीटर निकाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पेरीमीटर का आधा है यानी हाफ है वो 36 के इक्वल है, उसको मैंने किया और मैंने वहां से x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है गार्डन की, जो बच्चों आप निकाल चुके हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो सर आई थिंक 72 आपने कैसा नोट है? कर लिया होगा। तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लिखा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। तो बच्चों 6th क्वेश्चन पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए कि 6th क्वेश्चन किस तरह से होने वाला है। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मैंने आपको जस्ट अभी पिछले टर्न पे ही मैंने बताया है कि अगर आपके पास कंडीशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, आपने जस्ट इसको पिछले टर्न पे देखा है। और बच्चों आपको ये भी बताया गया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि हमारी लाइंस कैसी होंगी, हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होगी। तो कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं, सेम लाइंस होती है। कोइंसिडेंट का मतलब सेम लाइंस भी होता है। ये कंडीशन जस्ट आपने इसके पिछले वाले टर्न पे देखी थी और आज आपने दोबारा देखी। और तीसरी कंडीशन होती है बच्चों की a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों ये होती है पैरेलल लाइंस, और इस केस में होता है नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में कभी मीट नहीं करती। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये आपका पढ़ा हुआ भी है। तो आपने समझ लिया कि व्हाट इज को इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन, और नो सॉल्यूशन कब होगा, वगैरह वगैरह। अब बच्चों आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। लिखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो बच्चों आपको एक इक्वेशन अब खुद से बनानी है जो इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग सेटिस्फाई करे। तो बच्चों सबसे पहली अगर आप कंडीशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन में जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x + 6y - 60। ध्यान से देखिए, मैंने इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन दूसरी बन गई। ध्यान से देखिएगा, पहले अगर आपके पास ये इक्वेशन 1 है और 2 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 2 बन गई। अगर आप ध्यान से देखें कि इक्वेशन और इक्वेशन 1 और 2 के कोफिशिएंट्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/- 16। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेशियो आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2। तो बच्चों ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट लाइंस का केस हो गया। यानी बच्चों एक आंसर तो आपने निकाल लिया, एक आंसर आपका क्या हुआ, ये लाइन हो गई। यानी आप पहली वाली लाइन के साथ अगर दूसरी वाली टाइप की लाइन लेते हो तो आपके जो रेशियोज हैं वो इक्वल आ जाते हैं। और रेशियोज इक्वल आने का मतलब आपकी एक कंडीशन बन गई कि यदि लाइन 4x + 6y - 16 = 0 टाइप की होगी तो लाइन आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होगी, मतलब आपकी लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और किसी भी तरह का सॉल्यूशन होता है तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो बच्चों आपकी एक कंडीशन तो पूरी हो गई, यानी कि आपके अगर 3 पार्ट लिखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपके थर्ड पार्ट का तो जवाब आ गया
कि थर्ड पार्ट का जवाब क्या बन गया बच्चों आपको, कि अगर आपकी दूसरी लाइन इस तरह से दिखाई देगी तो आपके लाइंस के रेशियो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे और लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। इसके अलावा बच्चों जरूरी नहीं है कि आप पहली इक्वेशन में 2 का ही मल्टीप्लाई करें, आप पहली इक्वेशन में अगर 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियोज निकालेंगे तो हर बार रेशियो बच्चों आपके इक्वल होंगे। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर किसी भी लाइन पे अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे तो हर बार रेशियो आपके इक्वल आएंगे, यानी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशंस निकालना बहुत आसान होता है। तो बच्चों आपका थर्ड आंसर निकल आया। अब हम लोग फर्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आंसर आपका कैसे निकालना है, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी जो लाइन है आपकी 2x + 3y - 8 = 0, इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको एक ऐसी लाइन लिखनी है ताकि आपकी लाइंस कैसी हो जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट्स के रेशियो, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होने चाहिए। तो बच्चों अब आप पहली लाइन के रिस्पेक्ट में एक ऐसी लाइन बनाओ ताकि कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल ना हो। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम ऐसा करते हैं, हम लिख देते हैं 5x + 7y - 8 = 0, हम ऐसे लिख देते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आपने जो ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट नंबर डाल करके जो लिखी है और इक्वेशन नंबर 1 जहां पर जवाब दिया हुआ है, तो 1 और फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/7। इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन हो गई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट मींस ये कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो बच्चों आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरी इक्वेशन खुद अपने आप से तैयार कर ली, क्योंकि तैयार करने के लिए आपको कंडीशन पता थी, वो कंडीशन आपने अप्लाई कर दी। अब आप कहोगे क्या सर ये यही लाइन हो सकती है, नहीं, ये लाइन आप अपने आप से कुछ भी लिख सकते हो, बस ऐसी लाइन लिखो जिससे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आए हर बार। अगर कोई बच्चा 7x + 5y - 8 = 0 लिख देता है तो भी रेशियो हमेशा ही अनइक्वल आएंगे, तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस। तो बच्चों पैरेलल लाइंस यानी कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि शुरुआती रेशियो यानी a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो बच्चों अब आप ऐसा करिए कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 यानी ओरिजिनल इक्वेशन आपको पता है, वो आपकी क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। अब आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जिससे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आए। तो तुम कहोगे सर पहले दो रेशियो बराबर रखने हैं, तो पहले तो हम यही लेंगे 2x + 3y, लेकिन कांस्टेंट्स के रेशियो बराबर नहीं चाहिए क्योंकि वो नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसलिए मतलब सर हम यहाँ 8 की जगह 16 कर देते हैं। और ऐसा करने पर जो आपकी ये इक्वेशन बन करके आई है, ये वाली इक्वेशन, वो इक्वेशन आपका आंसर बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है और ये आपका आंसर बन करके तैयार हो जाए। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया। आप इसमें 16 की जगह 17 भी लिख सकते थे, 18 भी लिख सकते थे, बस 8 ना लिखिएगा। 8 छोड़ के बाकी आप कुछ भी लिखेंगे तो c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं आएगा। तो बच्चों आप याद रखना होगा कि आपको ये कंडीशन बनानी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2/2 इज इक्वल टू 3/3 इज नॉट इक्वल टू 8/60। अब चेक कर लो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2/2 3/3 के इक्वल होगा लेकिन 8/16 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सर बच्चों x - y + 1 में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। बच्चों आपको सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है,
और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग। क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो आप क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लाइन की इक्वेशन है बच्चों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट लाइन। और दूसरी लाइन है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास साफ साफ दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, आप इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं और ये भी चेक करना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करती है, ये दोनों चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, पहले हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए बच्चों इस तरह से बॉक्स निकालते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को कभी भी ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आप पहली इक्वेशन देखते हैं तो उसमें आप एक काम करिए, x की जगह 0 पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन। तो जैसे ही पुट करेंगे तो बन जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 1। तो उसका मतलब जब आपने एक 0 डाला तो y 1 आ गया। अब बच्चों y को 0 डालो, जब बच्चों y 0 डालोगे तो बन जाएगा x minus 0 plus 1 equal to 0, that is x plus 1 equal to 0, that is x equal to minus, यानी कि -1 और 0। ठीक है, तो एक बार x को 0 डाला तो y 1 आ गया, एक बार x को -1 डाला तो y 0 आ गया। अब बच्चों आप दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दो। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x plus 2y minus 12 equal to 0। इसमें एक बार x को 0 डालो बच्चों तो आ जाएगा 2y minus 12 equal to 0, that means y is equal to 12 by 2। 12 by 2 क्या होता है बच्चों, 6 होता है। यानी जब तुमने x को 0 डाला तो y 6 आ गया। फिर बच्चों उसमें y को 0 डालो, जब y को 0 डालोगे तो 3x minus 12 equal to 0 आ जाएगा, that is x equal to 4 आ जाएगा। यानी x जब 4 आया तो y 0 हो गया। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने किस तरह से दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लिए। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। तो बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके सामने बन रही है, ये बना सबसे पहले एक्स एक्सिस और ये बनी बच्चों वाई एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बच्चों। बच्चों इन 2 लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स पता है, पहली लाइन के भी 2 पॉइंट्स पता है, दूसरी लाइन के भी 2 पॉइंट्स पता है। पहली लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, एक 0,1 है, तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,1, इसका मतलब x में 0 y में 1, तो ये पॉइंट हो गया। फिर एक पॉइंट है -1,0, इसका मतलब x में -1 और y में 0, तो -1,0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, x में -1 y में 0। और बच्चों अगर हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों आपके सामने देखो स्ट्रेट लाइन बनकर के आ गई है। और ये स्ट्रेट लाइन किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली वाली इक्वेशन, दैट इज x minus y plus 1 equal to 0। उसी तरीके से बच्चों आपके पास दूसरी लाइन गिवन है, दूसरी लाइन में पॉइंट है आपके पास 0,6, यानी x में 0 y में 6, ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है 4,0, यानी x में 4 y में 0, ये पॉइंट आ गया। अगर बच्चों हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन बनकर के आ जाएगी। ये लाइन ध्यान से देखिए, ये लाइन बनकर के आ गई। अब इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख देते हैं। लाइन की इक्वेशन है 3x plus 2y minus 12 equal to 0, ये हो गया। तो बच्चों आपके पास ध्यान से देखिए एक ट्रायंगुलर रीजन क्रिएट हो गया।
ट्रायंगुलर रीजन देखो बच्चों ध्यान से क्रिएट हो गया है। ट्रायंगुलर रीजन में कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो। ये पॉइंट है बच्चों 4,0, ये पॉइंट है बच्चों -1,0 और ये पॉइंट बच्चों क्या है ये आप निकाल लो जरा दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, क्योंकि अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों दो इक्वेशंस हैं आपके पास, उनको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास पॉइंट निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपको दो इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आपकी एक क्वेश्चन है x - y + 1 = 0, ठीक है। और बच्चों दूसरी लाइन है आपकी, वो है 3x + 2y। ध्यान से देखिए दूसरी लाइन भी गिवन है 3x + 2y - 12 = 0। तो बच्चों ये दो इक्वेशंस है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ जाए। कैसे सॉल्व करें? सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो बच्चों अभी हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हम x की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ से क्या करिए, आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकालोगे तो y - 1 आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और x की वैल्यू निकाल करके बच्चों आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो बन जाएगा 3 × x, x आपका y - 1 है, प्लस 2y - 12 = 0। तो बच्चों ये हो गया 3y - 3 प्लस 2y - 12 = 0, यानी हो गया 5y - 15 = 0। दैट मीन्स y = 15/5, दैट इज 3। ये बच्चों y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है x, y, तो वो निकल के आ गया 2,3, वो निकल के आ गया 2,3। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ये आपका 2,3, ध्यान से देखिए ये पॉइंट आपका 2,3। तो बच्चों अब जो ट्रायंगुलर रीजन बना है उसके आपने वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। ये वर्टिसेस है आपका A, ये है B और ये है C, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। और ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना था, वो शेड भी कर देते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इसको हम शेड कर देना। तो देखिए बच्चों मैंने इसको शेड भी कर दे रहा हूँ, अगर शेडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों मैंने ट्रायंगुलर रीजन भी आपकी स्क्रीन पे शेड कर दिया, आप ध्यान से देखिए, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का हो गया। चलो देखो बच्चों आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है, x + y = 14 और x - y = 14। इन दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों समझ लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखिए बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हैं। लेट्स से आपके पास इक्वेशन है x + y = 40, ये पहली इक्वेशन है। अब बच्चों ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो कि x की वैल्यू निकालो। हमारी आदत है y की वैल्यू निकालने की, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी 40 - x। और y की वैल्यू बच्चों निकाल करके जो आपकी सेकेंड इक्वेशन यानी कि ये, उसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों जब आप उसमें y की वैल्यू पुट करोगे तो ये है x - y, y की जगह 40 - x = 4। ये देखिए y की वैल्यू 40 - x जो है आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही आप पुट करोगे आपका यहाँ से x निकल आएगा। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आप एक इक्वेशन से x या y निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ हमने पहली इक्वेशन से y निकाला है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब इसको धीरे धीरे करो तो ये हो जाएगा x - 40 + x = 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 2x - 14 = 4। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 2x = 4 + 14। तो बच्चों ये कितना हो गया 2x = 18। ये कितना हो गया x = 18/2, दैट मीन्स 9 आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू बच्चों 14 - x है। तो किसी भी इक्वेशन में से आप x पुट करके y निकाल लो, तो डायरेक्टली आप बता सकते हो y क्या है आपका 14 - x यानी 14 - 9। तो बच्चों कितना हुआ 5 हुआ।
तो बच्चों x की वैल्यू होगी 9, y की वैल्यू होगी 5, ये आपका एक आंसर निकल के आ गया। अब आप इसको चेक कर लो, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। रोमन समझ में आया बेटा? हाँ सर समझ गया। तो बच्चों एक आपके सेकंड सामने जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप बच्चों 1 मिनट सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को लिखिए 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखेंगे और रेशियो कैलकुलेट करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो बच्चों जब आप ये रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो देखे ध्यान से क्या आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। तो बच्चों जब रेशियो इक्वल आते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उनको आप निकाल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे लिख करके छोड़ना होता है कि इस थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो सॉल्व नहीं होगी। अच्छा आप सॉल्व करके देखिए x और y निकलेगा ही नहीं वहां से, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे इसका आंसर। तो हाँ बच्चों अगर निकल तो आपको ये नहीं रहा समझ में था। आ गया होगा, अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 करिए अब अपने आप। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन है। जब ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लग चुका है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। तो आपकी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपको क्लियर कट नजर आ रही है। अब सबसे पहले बच्चों वही काम जो करेंगे बार बार जो आपको सिखाया हुआ है, एस या टी में यहाँ पर इक्वेशन है तो हम किसी भी एक इक्वेशन से एस या टी निकाल लेते हैं और फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले दूसरी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम बच्चों कितना होता है? 6 होता है। तो 3 2 जा 6, यहाँ आ गया 2s, और 2 3 जा 6, यहाँ आ गया 3t इज इक्वल टू 6। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हम उसको अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो बच्चों ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन 3 बन जाती है। या बच्चों आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको ही इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब बच्चों करना क्या है आपको वो आप जानते हैं। आप यहाँ से s या t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों जब आप यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3 प्लस t, ये s की वैल्यू निकाल आई, और s की वैल्यू निकाल करके आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दिस इज 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये है 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां तक बच्चों हम लोग पहुंच गए। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो बच्चों ये हो गया 5t इज इक्वल टू 30। दैट मींस t इज इक्वल टू 30/5। 30/5 बच्चों कितना होता है? 6। यानी t की वैल्यू बच्चों आ गई है 6, और t की वैल्यू बच्चों जब हम 6 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो s की वैल्यू है 3 प्लस t, t की वैल्यू 6 है तो s की वैल्यू 9 आ गई। तो बच्चों आपको s और t के सॉल्यूशन निकालने थे, वो आपने निकाल दिए, आपका आंसर आ गया। आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर है बच्चों आपका s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आप करेंगे। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -2। बच्चों अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9x टाइम -10y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरीके से बच्चों आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 13/6। तो ये बच्चों नीचे 6 6 दोनों तरफ है तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा। ये नीचे नीचे ऐसे कैंसिल आप कर सकते हैं क्योंकि 6 6 दोनों तरफ है। आप खाम खा मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो कैंसिल करेंगे, इससे बढ़िया नीचे नीचे से डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए।
ये बन जाएगा 2x + 3y = 30। ये बच्चों आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। चाहे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही बात बनेगी, और नीचे से कैंसिल कर देंगे तो भी वही बात बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी वही रहेगा, और नीचे से सेम नंबर्स दिख रहे हैं तो आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ से बच्चों कोई भी x की वैल्यू वगैरह आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए। तो 2x की वैल्यू यहाँ से बच्चों आएगी 13 - 3y। तो x की वैल्यू हो गई 13 - 3y/2। ये बच्चों x की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर पुट कर देंगे। दिस इज 13 - 3y/2 - 10y = -12। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच्चों आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करना चालू करिए। 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। तो बच्चों आप अपने हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के। तो बच्चों y की वैल्यू 3 आ गई है, और x की वैल्यू निकालना चाहे तो आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थर्टीन - 9, तो x की वैल्यू बच्चों 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। आंसर आपके निकल आए। इसको कहते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों आपके पास अब ये एक्सरसाइज जो है पूरी होमवर्क में है, आप इसको करें, स्टार्टिंग से चालू करिए अभी का अभी, और उसको करना स्टार्ट करिए।